नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों। सीखने सिखाने के सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरे दोस्त, इस सेशन की शुरुआत मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से करने वाला हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ भाई और मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही भारी है। सचमुच बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ते क्योंकि उनको इंग्लिश बहुत ही भारी लगती है, लेंदी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देंगे, पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको लिखेंगे, तो इंग्लिश आपको बेहद ही आसान लगने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे पैनल पे लिखा हुआ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के बेसिक का ज़िक्र होगा, एकदम ज़ीरो लेवल पे ज़िक्र होगा। इसलिए सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने मन से डर को हटाएँ। छोटी-छोटी बातें होंगी, लेकिन मोटी बातें होंगी। आगे के जितने भी सेशंस होंगे, जितने भी क्लासेस लगेंगे, जो भी चैप्टर्स आएँगे, उन चैप्टर्स में आज की क्लास में बताए गए हर एक टर्म का यूज़ होगा। इसलिए आगे आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आज के सेशन पे विशेषकर आपको फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, एक समय ऐसा हुआ होगा जब हम और आप जैसे लोग अलग-अलग रहते होंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया होगा जब हमें आपस में मिलने की आवश्यकता पड़ी होगी, समाज बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी, कम्युनिटी में रहने की आवश्यकता पड़ी होगी, सोसाइटी में रहने की आवश्यकता पड़ी होगी। और आपको तो पता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ी होगी तो हम समाज में रहने लगे होंगे। हम एक अपना समुदाय बना करके, अपना कम्युनिटी बना करके रहने लगे होंगे। और जब आपस में आदमी रहता है तो एक दूसरे के प्रति कई तरह के इमोशन सामने आते हैं, फीलिंग्स आते हैं। कभी हम किसी से नफरत करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी किसी पे गुस्सा आता है। नहीं, तो कई तरह के फीलिंग्स आ रहे होंगे। हम सामने वाले से कुछ बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन लैंग्वेज तो था नहीं, भाषा तो थी नहीं। तो वहाँ के जो मानव होंगे, जो मनुष्य होंगे, वो अपने अंदर आइडिया लाए होंगे, विचार लाए होंगे कि क्यों ना हमारे अंदर जो कुछ आ रहा है, उसको हम एक रास्ते से दूसरे तक पहुँचा दें, एक माध्यम से दूसरे के पास पहुँचा दें। तो ये विचार आया होगा कि अपने अंदर के फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को हम दूसरे तक पहुँचाएँ। तो दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमारे जो पूर्वज होंगे, वो एक माध्यम का सहारा लिए होंगे, वो एक रास्ते का सहारा लिए होंगे और उसी रास्ते को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो भाषा क्या है मेरे दोस्त? तो अपने अंदर के फीलिंग्स को, भावनाओं को, आइडियाज़ को, विचारों को, इमोशंस को नहीं, भावों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जो मीडियम का सहारा लेते हैं, जो माध्यम का सहारा लेते हैं, उसी माध्यम को कहा जाता है मेरे दोस्त लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? अपने विचारों, भावनाओं आदि को दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया, माध्यम। तो जैसे कि मैंने कहा कि लैंग्वेज क्या है, उसी में इंग्लिश आता है लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है। जैसे कि हिंदी आपकी अपनी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, स्पेनिश भाषा है, जर्मनिक भाषा है, चाइनीज़ भाषा है, जापानीज़ है, उर्दू है। तो अनेक भाषाओं की भाँति इंग्लिश भी एक भाषा है मेरे दोस्त। तो चलिए भाषा हमने समझ लिया भाषा क्या है। अब आइए इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? ये कब हमारे सामने आया? तो बात है मेरे दोस्त 5वीं शताब्दी की। जर्मनी में 3 संघ के लोग रहते थे, 3 कबीले थे, 3 ट्राइब्स थे, जिनका नाम था मेरे दोस्त एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। बात है 5वीं शताब्दी के। जर्मनी में 3 दल हुआ करते थे, यहाँ पे आता हूँ मैं। जर्मनी में 3 दल हुआ करते थे जिनका नाम था एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स ये क्या थे? तो जर्मनी के लोग थे और इन्होंने अपना संघ बना रखा था। एक संघ का नाम था, एक ट्राइब्स का नाम था एंगल्स, एक का नाम था सैक्सन्स और एक का नाम था ज्यूट्स। जैसे अभी सरकार बनी है बीजेपी की, तो अलग-अलग पार्टियां हैं, बीजेपी है, जदयू है, लोजपा है, तो ये अलग-अलग पार्टियां हैं। लेकिन अलग-अलग पार्टियां क्या की हैं? अलायंस की हैं, संधि की हैं और संधि बना करके नाम दी है एनडीए। उसी प्रकार 5वीं शताब्दी में ये जो जर्मनी के 3 दल थे, एंगल्स, सैक्सन, ज्यूट्स, इन्होंने अलायंस किया हुआ था, संधि बनाया हुआ था और उस संधि को इन्होंने नाम दिया हुआ था एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स, इन्होंने अपने संधि को नाम दिया हुआ था, अपने अलायंस को नाम दिया हुआ था एंग्लो सैक्सन्स। और ये एंग्लो सैक्सन्स 5वीं शताब्दी में एक क्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए, एक क्षेत्र की तरफ बढ़े और उस क्षेत्र पे जाकर के कब्जा किए। वहां पे इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और व्यापार को बढ़ाने के क्रम में ये अपने भाषा को भी अपने साथ उस क्षेत्र पे ले गए। तो बात है 5वीं शताब्दी में सन 449 की।
एडी 449 की। ये लोग क्षेत्र पे कब्जा किए हैं, यही थे एंग्लो सेक्सन्स वाले जो अंग्रेजी भाषा को हमारे सामने लाए थे। ये जर्मनी के लोग थे, जर्मनी के ट्राइब्स थे जो 5वीं शताब्दी में सन 449 एक क्षेत्र पे कब्जा करके वहां पे इन्होंने एक नई भाषा को हमारे सामने प्रस्तुत किया था और उस भाषा को हमने कहा इंग्लिश। ध्यान समझिएगा। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई भाषा नहीं है, जिसको पढ़ने को लेकर के आप परेशान हो जाते हो, मन में अजीब तरह की बेचैनी होने लगती है, डर लगने लगता है कि चीजें हमारे समझ में आएंगी कि नहीं। तो इस चीज को हमारे सामने लाने वाले थे जर्मनी के लोग। ठीक है, जर्मनी के कबीले के कुछ लोग थे जिनको एंग्लो सेक्सन्स कहा जाता था। इन्होंने सन 449 में एडी 449 में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था, इस विश्व में हमारे सामने प्रस्तुत किया था। देखो, चूंकि ये नए क्षेत्र पे गए थे कब्जा करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वहां जो लोग पहले से होंगे उनकी अपनी भाषा होगी, इनकी अपनी भाषा थी। ना तो वहां के लोग इनकी भाषा को समझ पाते थे और ना ये उनकी भाषा को समझ पाते थे। तो दोनों गुटों के बीच कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, विशेषकर इस दल के, इस कबीले के, इस अलायंस के लोग। तो इन लोगों ने सोचा होगा क्यों ना हम कुछ ऐसी भाषा को निजात कर दें, कुछ ऐसी भाषा को लोगों के सामने लाएं जैसे कि उन वालों को भी हमारी भाषा ना सीखनी पड़े और हम लोगों को भी उनकी भाषा नहीं सीखनी पड़े। तो एक मध्यस्थता करने वाली भाषा, एक बीच वाली भाषा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उस भाषा को इन्होंने नाम दिया इंग्लिश। तो जो इंग्लिश भाषा पढ़ने के लिए आप आए हो, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, इसको हमारे सामने लाने वाले जर्मनी के कबीले के लोग हैं, जिनको हम लोग एंग्लो सेक्सन्स के नाम से जानेंगे। ये भाषा कब हमारे सामने लाई गई? तो एडी 449 में। कुछ इस तरह के दिखते थे एंग्लो सेक्सन्स। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद पॉइंट को हम लोग धीरे से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो इंग्लिश भाषा बनाया गया वो दो कबीले वालों को, एक एंग्लो सेक्सन थे और वो जो वहां पे थे, जो ब्रिटेन के लोग पहले से वहां पे थे, उनको जोड़ने के लिए एक भाषा बनाई गई। तो इंग्लिश का गया संबंध स्थापित करने वाली भाषा, लोगों को जोड़ने वाली भाषा, कनेक्टिंग लैंग्वेज। तो इंग्लिश के बारे में आप कह सकते हो कि इंग्लिश का आविष्कार सिर्फ इसलिए किया गया होगा शुरू शुरू में ताकि ये लोगों को लोगों से कनेक्ट कर सके। लोगों को लोगों से कनेक्ट करने का मतलब है कि अलग अलग भाषा बोलने वालों को अलग अलग भाषा ना सीख करके एक भाषा सीख करके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वो भाषा कहा गया इंग्लिश। तो इंग्लिश को बोल सकते हो कनेक्टिंग लैंग्वेज। इसी कनेक्टिंग लैंग्वेज को लैटिन में एक फ्रेज है लिंग्वा फ्रैंका, उस नाम से हम लोग जानेंगे। तो इंग्लिश के बारे में आप ये टर्म याद रखोगे कि इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रैंका, इसको पढ़ोगे लिंग्वा फ्रैंका। ये लैटिन का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कनेक्टिंग लैंग्वेज, दो अलग अलग भाषा बोलने वालों को जोड़ने वाली भाषा। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? लिंग्वा फ्रैंका है, अलग अलग भाषा बोलने वालों को जोड़ने वाली भाषा। जैसे हम लोग बिहार के हैं, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग साउथ में चले गए, वहां के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। अब बताओ, वो ना तो हमारी भाषा समझ सकते हैं अगर नहीं सीखे हैं तो, और ना तो हम उनकी भाषा समझ सकते हैं अगर नहीं सीखे हैं तो फिर हमें क्या तेलुगु सीखना पड़ेगा, तमिल सीखना पड़ेगा, कन्नड़ सीखना पड़ेगा और उन लोग को भोजपुरी? तो जवाब है नहीं। आप इंग्लिश सीख लीजिए, वो लोग इंग्लिश सीख ले, और जब दोनों मिले तो बीच वाले एक भाषा को लाए और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो वही कहा गया मेरे भाई, इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका मतलब कनेक्टिंग लैंग्वेज, संबंध जोड़ने वाली भाषा, भाषा के क्षेत्र में। आगे बढ़िए, लिंग्वा फ्रैंका का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, और लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका क्या है? एक ऐसी भाषा है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। देखिए, नेटिव लैंग्वेज मतलब आपकी मातृभाषा हो गई, आपके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हो गई। जैसे जिस भाषा को आप बोलते हुए पले बड़े हो, जो आपके सोसाइटी में, जो नेबरहुड में भाषा बोली जा रही है, उसको नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है भोजपुरी, किसी की तमिल होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की तेलुगु होगी। तो नेटिव लैंग्वेज, अलग अलग नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए, अपने बातों को प्रस्तुत करने के लिए जिस भाषा को यूज किया जाता है, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई लिंग्वा फ्रैंका। उम्मीद है कि आप लिंग्वा फ्रैंका समझ गए होंगे। अब इसके बाद आइए, देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लिश भाषा को जर्मनी वाले लाए थे, तो जर्मनी वाले तो जर्मनिक भाषा बोलते थे, और उन दिनों जो विश्व प्रसिद्ध भाषा थी वो थी लैटिन। लैटिन के बाद कुछ भाषाएं थी जो लैटिन के ही समकालीन समक्ष थी। जब ने ये था, स्कैंडिनेवियन था, ग्रीक था, फ्रेंच था, तो कई तरह की भाषाएं उन दिनों थी। चूंकि इंग्लिश नई भाषा थी तो सारे के सारे शब्द तो इंग्लिश के होंगे नहीं। तो जिन्होंने इंग्लिश को बनाया उन्होंने क्या किया कि अलग अलग भाषा के शब्दों को चुन चुन करके अपने डिक्शनरी में रखना शुरू किया। तो इंग्लिश क्या हुआ कि अलग अलग भाषा के शब्दों को लेकर के अपना भाषा तैयार किया।
ठीक है, तो इंग्लिश को बोलोगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश में कई तरह के लैंग्वेज मिले हुए हैं, यानी कि अंग्रेजी जो है कई भाषाओं का मिश्रण है। इसमें कई तरह के लैंग्वेज मिले हुए हैं। इसमें लैटिन है, इसमें फ्रेंच है, इसमें ग्रीक है, इसमें स्कैंडिनेवियन है, इसमें हिंदी के वर्ड्स हैं, इसमें उर्दू के वर्ड्स हैं, इसमें चाइनीज वर्ड्स हैं, जापानीज हैं। तो कई तरह के भाषाओं को मिला करके इंग्लिश बनाया गया। तो इंग्लिश के बारे में एक आपको पॉइंट याद रखना है कि इट इज आपको इट इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, कि इंग्लिश कई भाषाओं का मिश्रण है। अब देखो इसमें कौन कौन से लैंग्वेज है और उनका क्या परसेंटेज है। तो इसमें है लैटिन, और लैटिन की जो भूमिका है इंग्लिश में, जैसे आप डिक्शनरी कोई परचेज करते हो, डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हो, तो उन डिक्शनरी के वर्ड्स में 29% की भागीदारी लैटिन की है। लैटिन एक भाषा है जिसकी प्रतिशतता इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश शब्दकोश में 29% की है मेरे दोस्त। उसी प्रकार फ्रेंच की भी जो भागीदारी है वो 29% की है। जर्मनी वाले ही इंग्लिश को बनाया, और जर्मनिक लैंग्वेज की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है इसका, ये है 26% का मेरे दोस्त। इसके बाद आ जाओ ग्रीक। ग्रीक की प्रतिशतता इंग्लिश भाषा में 6% की है। इसके बाद अदर लैंग्वेजेस, उनकी भागीदारी भी 6% की है। अदर लैंग्वेजेस में आपकी हिंदी है, चाइनीज है, जापानीज है, अफ्रीकन वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, उनकी भागीदारी इंग्लिश में 6% की है। इन दोनों की भागीदारी सबसे ज्यादा है, लैटिन और फ्रेंच की। ये दोनों मिलकर के 58% का हिस्सेदारी इंग्लिश डिक्शनरी में ले लेते हैं। इसके बाद आ जाता है जर्मनिक, जर्मनिक के बाद ग्रीक, उसके बाद आ जाता है अदर लैंग्वेजेस, और फिर इसके बाद डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नेम्स। कुछ इंग्लिश के शब्द हैं जो प्रॉपर नेम से लिए गए हैं, कुछ व्यक्तिगत नाम से लिए गए हैं। व्यक्तिगत नाम मतलब जैसे त्योहारों के नाम हो गए, व्यक्तिगत नाम हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, ईद हो गया, दशहरा हो गया। कुछ दिन के नाम व्यक्तिगत नाम है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ठीक है, फ्राइडे है, सैटरडे है। ये सारे के सारे, थर्सडे बीच में छूट गया, थर्सडे है। फिर मंथ के नाम आ जाते हैं, जनवरी है, फरवरी है। कुछ पर्वतों के नाम आ जाते हैं, हिमालयाज है, अरावली है। कुछ नदियों के नाम, गैंजेस है, नील नदी है, नाइल उसको बोलते हैं, कृष्णा है, गोदावरी है। तो ये कुछ प्रॉपर नेम्स है, कुछ व्यक्तिगत नाम है। इनकी जो भागीदारी है इंग्लिश में वो 4% की हो जाती है। तो इंग्लिश के बारे में हमने जाना था कि मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, कई तरह के लैंग्वेज मिले हुए हैं, जिनमें लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, अदर लैंग्वेजेस में हिंदी, जापानीज, चाइनीज, उर्दू, अफ्रीकन सारे आ जाते हैं। और कुछ व्यक्तिगत नामों से लिए गए हैं, प्रॉपर नेम से लिए गए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक मैंने जितना कुछ भी आपको बताया आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद धीरे से आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरे तक पहुंचाएं। ठीक है, तो पहुंचाने के लिए हम कई जरियों का प्रयोग करते हैं, कई तरीकों का प्रयोग करते हैं, कई माध्यम का सहारा लेते हैं। जैसे किसी लड़की को आपने देखा और आपके अंदर एक फीलिंग आया कि कुछ बात करनी चाहिए, तो आप उसके पीछे पीछे होने लगे, बोले हेलो हेलो, वो आपके तरफ देखी, तो आपके अंदर कुछ भाव आया था। आपने कहा कि दीदी थोड़ा आप अपना नंबर दीजिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे हेल्प लेकर के मैं भी इंटेलिजेंट बन जाऊँ, तेज बन जाऊँ। तो आपके अंदर फीलिंग आया था, ठीक है, और उस फीलिंग को आप उस लड़की तक पहुँचाने के लिए एक जरिए का इस्तेमाल किया, और जो जरिया था, जो माध्यम था, वो बोलने वाला माध्यम था। सीन कुछ ऐसा होता कि जैसे ही लड़की से आपने कहा हेलो, लड़की बोली बोलो, तो आप डर गए। लेकिन डरने से पहले आप अपने घर पे वक्त दिए थे, एक लेटर तैयार किया था, लेटर में आप दिल की सारी बातें आप लिख डाले थे। आप क्या किए, बोले कि कुछ नहीं दीदी, बस ये पकड़ लीजिए आप, और आप भाग गए। अब देखो, अब लड़की घर पे गई, और अगर उसने लेटर नहीं फेंका है तो अपने घर पे पढ़ेगी। अब देखो, उस लड़की तक आप अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को पहुंचाए हो, लेकिन बोलकर नहीं, लिख करके। तो एक जरिया हुआ, लिख करके भी आप अपने बात को पहुंचा सकते हो। आपकी मैडम आपसे रूठी हुई हैं, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, उधर से रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आप कुछ चुटकुला भेजे, कुछ जोक भेजे, तो उधर से बस मैडम क्या की, एक इमोजी भेज दी, एक इमोजी, और वो लाल वाला इमोजी, समझे। तो मैसेज, दीदी ना तो कुछ लिखी, ना तो कुछ बोली, बस एक सिंबल भेज दी, ठीक है, एक सिंबल भेज दी। और सिंबल काफी था बताने के लिए कि दीदी के अंदर किस तरह का फीलिंग है, उन आपके मैसेज को पढ़ के उनके अंदर किस तरह का भाव आ रहा है। तो कहने अच्छा, आप कहीं कहीं देखते होंगे कि दीवार पे कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो दीवार पे कहीं या फिर पहाड़ों पे, पत्थरों पे, यहाँ पे दिल का फिगर बना होता है, एक तीर चला होता है, ऊपर मैडम का नाम, नीचे उनका नाम, और वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो कहने का मतलब, पढ़ के चीज़ों को समझ लेते हो कि क्या लिखने वाला क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम कई ज़रिए का प्रयोग कर सकते हैं। बोल करके पहुँचा सकते हैं, लिख करके पहुँचा सकते हैं, सिंबल का प्रयोग करके पहुँचा सकते हैं, चित्रकारी करके हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी का जो जेस्चर है, हाव-भाव है। किसी को चुप कराना है तो बस ऐसे कर सकते हैं हम, बिना कुछ बोले। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा लीजिए। तो आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जितने जरियों का प्रयोग करते हो, जितने माध्यम का प्रयोग करते हो, उस माध्यम को कहा जाता है मेरे दोस्त इंग्लिश में कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? तो आप अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, भाव है, विचार है, बात है, पहुंचाने के लिए जितने माध्यम का प्रयोग करते हैं, जितने भी मेथड का प्रयोग करते हो, उन सारे के सारे मेथड को कहा जाता है मेरे दोस्त कम्युनिकेशन। ठीक है? कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी मत समझने का प्रयास करना। हिंदी मतलब इसका हिंदी मत पूछना। ऐसे होता है संचार। ठीक है? इसको समझने का प्रयास करना कि कम्युनिकेशन क्या है, तो एन एक्ट और मेथड है। एक कोई एक्टिविटी है हमारे द्वारा किया गया, या फिर मेथड है, तरीका है, थ्रू विच, जिसका प्रयोग करके वी शेयर आवर आइडियाज, हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने अंदर आने वाले विचारों को शेयर करते हैं। फीलिंग्स, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, या फिर इमोशंस, भावनाओं को पहुंचाते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन, या फिर कुछ सूचना पहुंचाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है या फिर एक ऐसा एक्ट है जिसका प्रयोग करके हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे से लेते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है? तो मेरे दोस्त 2 प्रकार का हो सकता है। कम्युनिकेशन के 2 प्रकार हैं। एक को कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरे को कहा जाता है नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक को वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान सुनो। वर्बल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, जिसका संबंध शब्दों से है। वर्बल का मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स, जिसका सीधा संबंध शब्द से। तो अगर हम अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को कहा जाएगा मेरे दोस्त वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन का मतलब होता है नहीं, और वर्बल का मतलब अभी अभी मैंने बताया था रिलेटेड टू वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से चीजों को देखना। वर्बल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, नॉन का मतलब होता है नॉट, नहीं। नॉन का मतलब होता है नॉट, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसका संबंध वर्ड से नहीं हो, शब्दों से नहीं हो, उसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कुछ ऐसा किया, मैंने दिल दिख रहा है अच्छे से, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, और मैंने आपके तो इशारा किया, तो यहाँ पे मैंने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो मैंने कुछ लिखा, ना तो मैंने बोला, बस मैंने एक संकेत दिया, मैंने बॉडी का एक भाव दिखाया। और आप अगर समझदार हो, होश है, तब समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि एक तस्वीर आपका, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपका तस्वीर बनाया उस तरीके, और यहाँ पे इनका मैंने तस्वीर तैयार कर दिया, और दोनों के बीच में मैंने कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने फिगर बनाया है, और फिगर देख करके समझ सकते हो कि इस भाई की, इस दीदी के साथ कुछ ना कुछ मामला है। ठीक है? तो बिना कुछ बोले जब आप अपने बातों को सामने वाले तक पहुंचा देते हो, तो उसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर आप शब्द का इस्तेमाल करके पहुंचाते हो, तो उसको कहा जाता है वर्बल। वर्बल का सीधा संबंध शब्द से होगा, नॉन वर्बल का मतलब शब्दों से नहीं होगा, वो बॉडी का कोई हाव भाव होगा, या फिर कोई चित्रकारी वगैरह, सिंबल वगैरह हो जाएंगे। चलो, इसके बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये 2 रूपों में हमारे सामने आ जाता है। एक को कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन, और एक को कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन। ये जो ओरल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब होता है मौखिक, मौखिक। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, संवाद मतलब बातचीत, विचारों का आदान प्रदान। तो ओरल का मतलब होता है जिसका संबंध माउथ से हो, रिलेटेड टू माउथ। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि ऊपर परिभाषा आपने जाना ही था, कि अपने भाव को, बातों को दूसरे तक पहुंचाने का जरिया, माध्यम। तो देखो, अगर हम कुछ बोल करके अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते, बोल करके मुख से, ठीक है,
तो उसको कहा जाता है मेरे दोस्त ओरल कम्युनिकेशन। और अगर हम कुछ लिख करके, जैसे पहले पत्र का व्यवहार हुआ करता था, पत्र व्यवहार हुआ करता था, भाई अपने घर पे पत्र लिख करके भेजते थे, बहनें भेजती थी, मम्मी भेजती थी, पापा जी भेजते थे, बेटा बेटी लोग अपने पापा मम्मी के पास भेजते, तो लिख करके। पिक्चर भी है सिर्फ तुम, उसमें केरल में सर्दी है, नैनीताल से गर्मी भेजो, या फिर हो सकता है मैंने उल्टा गा दिया हो, कुछ इस तरह का गाना है, पत्र व्यवहार पे ही पिक्चर है। तो जब आप लिख करके किसी के पास कुछ अपनी बातों को पहुंचाते हो, जैसे अभी व्हाट्सएप का समय है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिख करके अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो अगर लिख करके प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन को आप बोलोगे लिखित संवाद। लिखित संवाद। तो ये जो मेरे भाई वर्बल कम्युनिकेशन है, ये दो रूप में हमारे सामने आते हैं, ओरल और रिटन, ठीक है। इसके बाद आता है सिंबॉलिक। ये जो नॉन वर्बल है ये सिंबॉलिक होता है, सांकेतिक होता है, इसको बोलेंगे सांकेतिक संवाद। सांकेतिक संवाद। देखो, जब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप ना तो कुछ बोलते हो ना तो कुछ लिखते हो, सिंबल का प्रयोग करते हो, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, शरीर के हाव भाव का इस्तेमाल करते हो। जैसे किसी पे गुस्सा हो तो गुस्सा वाला चेहरा बना लेते हो, कभी मुस्कुराना है तो मुस्कुराहट वाला बना लेते हो। तो कहने का मतलब क्या भाव है। आपने किसी को रोका टोका और चेहरा गुस्सा वाला है, तो आप समझ जाओगे कि सामने वाले के अंदर क्या फीलिंग चल रही है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपने किसी को हाय कहा और वो मुस्कुरा करके चल दिए, मुस्कुरा करके, तब भी समझ सकते हो आप। तो कहने का मतलब कि बिना कुछ बोले। पवन सिंह का एक सॉन्ग याद आ रहा है, ना तू कुछ कहा ना हम कुछ कहें, अखियन के अखियन से बात करेगा। तो आंख आंख से बात करेगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इशारों इशारों में जब बातें हो जाएं तो उसको कहा जाएगा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। और ये पार्ट होता है मेरे दोस्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन को हमने दो हिस्सों में बांटा, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक। ये जो ओरल है और रिटेन है, इसको हम लोग रखेंगे वर्बल के कैटेगरी में, वर्बल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में। और जो सिंबॉलिक है इसको हम लोग रखेंगे नॉन वर्बल के कैटेगरी में। देखो, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपको समझाया जा रहा है, ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में और इमेज के फॉर्मेट में आपको अ, आपको नौकरी पॉइंट चैनल पे मिल जाएंगे। और ये चैनल आपको उपलब्ध रहेगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे आप सर्च करिए नौकरी पॉइंट, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए नौकरी पॉइंट। ये सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। हमने यहां तक समझ लिया कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। तो जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि एक समय ऐसा रहा होगा जब हम और आप जैसे लोग एक कम्युनिटी बना करके रहने लगे होंगे, और ज़रूरत पड़ी होगी कि हम आपसे कुछ कहें, आप मेरे से कुछ कहें, आप मुझे समझें, मैं आपको समझूं। तो वहाँ पे हम एक जरिए का इस्तेमाल किए होंगे, एक माध्यम का इस्तेमाल किए होंगे, और वो माध्यम कहलाया होगा लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन भी क्या है, कि अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। तो लैंग्वेज इसी मीडियम का तो एक पार्ट है मेरे दोस्त, कि अपनी बातों को, भावनाओं को हम कई तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसमें लैंग्वेज भी आता है, भाषा भी आती है मेरे दोस्त। तो ये जो लैंग्वेज है ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है लैंग्वेज। और जैसे कि आपको पता होगा, आप चीज़ों को महसूस किए होंगे कि जब कोई बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहला होता है जो स्टेज उसका भाषा सीखने का, वो होता है कि वो चीज़ों को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करता है, सुनता है। सबसे पहला काम होता है लिसनिंग का। छोटे-छोटे बच्चों को देखिएगा, महसूस करिएगा, वो 6, 7, 8 महीने तक सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा। और सुनने के बाद, जैसा कि लैंग्वेज के आगे बढ़ने के प्रोसेस की बात करते हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप करता है, इसका इंक्रीजमेंट कैसे होता है, तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है इस लिसनिंग का। सबसे पहले भाषा सीखने के लिए भाषा को सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सुनने के बाद एक समय ऐसा आता है जब बच्चा कुछ बोलता है, मम्मी, पापा, मामा, चाचा, चाची, फूआ, दादा, दादी, ये सब बोलता है। तो भाषा का जो बेसिक चीज़ है, इसकी शुरुआत हो जाती है लिसनिंग से, सुनने से। सुनने के बाद स्पीकिंग आता है, सुनने के बाद आता है स्पीकिंग। और जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे घर वाले पढ़ाना शुरू करते हैं मेरे भाई, पढ़ाना शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं। बोलो ए, बोलो बी, बोलो सी, बोलो का, बोलो ख, बोलो ग, बोलो एक, बोलो दो, बोलो तीन, बोलो 1 2 3। तो ये प्रोसेस होता है, रीड कराना शुरू करते हैं भाई, वहां से झंझट शुरू होता है। सबसे पहला चीज लिसनिंग,
सुनने से भाषा की शुरुआत होती है, फिर हम लोग स्पीकिंग करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। जैसे ही बोलना सीख लेते हैं, तब हमारे सर पे पहाड़ टूट पड़ता है, रीडिंग। और जब रीडिंग करने आ जाता है, तो हमारे हाथ में पकड़ाया जाता है पेंसिल, ठीक है? पेंसिल पकड़ाया जाता है, कॉपी दिया जाता है, नोटबुक दिया जाता है, अब उस पे सिखाया जाता है। मुर्गी का अंडा, सिपाही का डंडा, बिलाई की पूंछ और ऊपर टोपी करके बोलो बाबू को। उसी तरह एबीसीडी भी कुछ इसी प्रोसेस से सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब रीडिंग के बाद नंबर आता है राइटिंग का, फिर हम क ख ग लिखना सीखते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ता हुआ प्रोसेस है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज का जो स्टेज होता है, पहला स्टेज है लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से। एबीसीडी से भी पहले से बता रहा हूँ, इंग्लिश कहाँ से लाया गया, इंग्लिश को उत्पत्ति करने वाले कौन है, कब लाया गया, फिर धीरे धीरे प्रोसेस बाई स्टेप बढ़ा रहा हूँ। कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के जो अलग अलग स्टेजेस है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद मेरे भाई। देखो, लैंग्वेज लैंग्वेज में आता है साउंड, स्क्रिप्ट और लेटर। ये साउंड क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, लेटर क्या है, इसको समझोगे। लैंग्वेज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी साउंड की, स्क्रिप्ट की और लेटर की। देखो, अगर आप पढ़ना लिखना सीखे हो, देखो साउंड को फिजिक्स में आप अलग परिभाषा पढ़ोगे, वो साइंटिफिक डेफिनेशन होगा, वो साइंस वाला डेफिनेशन होगा। यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा लैंग्वेज के माध्यम से। अगर हमारे पास कुछ लेटर है और मैंने कहा कि आज मैं मौन व्रत हूँ, इस लेटर को तुम पढ़ो। या हो सकता है मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ने लिखने नहीं आता है, मेरा कोई बेटा, मेरी कोई बेटी मेरे पास पत्र भेजा है, और मैं चाहता हूँ कि उसके द्वारा जो उसके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है जो पत्र में है, वो मेरे तक पहुँचे, तो मैं आपसे पढ़वाऊंगा। ठीक है? तो उस लिखे हुए चीज को आप पढ़िएगा, और पढ़ने के दौरान आपके मुख से जो चीजें निकलेंगी उसी को कहा जाएगा साउंड। ठीक है? अगर कोई लिखित रूप में कोई चीज आपके सामने है और आप उसका उच्चारण करते हो, आप उन चीजों को अपने मुख से बाहर निकालते हो, तो उसको कहा जाएगा साउंड। साउंड क्या है मेरे दोस्त? एन ओरल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। जैसे मैंने ओरल के बारे में कहा था, जिसका संबंध मुंह से हो, रिलेटेड टू माउथ। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, लिखा हुआ चीज। तो अगर हम किसी लिखे हुए चीज का उच्चारण करते हैं, तो उसका जो मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप, उसको कहा जाता है साउंड। उसी प्रकार स्क्रिप्ट क्या है? तो अगर कोई बंदा मुख से बोल रहा है, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई लेटर लिखूं, कोई एप्लीकेशन लिखूं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप अपनी बातों को बोल करके मेरे सामने कहोगे कि ये चीज आप लिखो। आप बोलते जाओगे, मैं लिखते जाऊंगा। तो आपका जो, आपके मुख से जो साउंड निकलेगा, उसका जो लिखित रूप होगा, जो रिटन फॉर्म होगा, उसको कहा जाएगा स्क्रिप्ट मेरे भाई। आप जो कुछ भी बोलते हो, उसका जो रिटन फॉर्म होगा, लिखित रूप होगा, उसको कहा जाएगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को बोलते हैं लिपि, और साउंड को बोलते हैं ध्वनि। तो समझ पाए होगे आप कि जो लिखा हुआ चीज है, अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण को कहा जाएगा साउंड। और अगर हम किसी चीज का उच्चारण कर रहे हैं, जो चीजें उच्चरित हो रही हैं, अगर उसको रिटन फॉर्म में उसका रिटन फॉर्म हमें मिल गया, तो रिटन फॉर्म कहलाएगा स्क्रिप्ट। ठीक है? देखो, जब हमारे मुख से कोई साउंड निकलेगा, तो साउंड को लिखने के लिए कहीं ना कहीं से आप स्टार्टिंग पॉइंट करोगे। ठीक है? शुरुआती कोई ना कोई टर्म रखोगे, और उसी शुरुआती टर्म को कहा जाता है लेटर। ठीक है? अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसके द्वारा बोली गई चीजों को आप लिखना चाहते हो, तो लिखने के लिए जहां से शुरुआत करोगे, जहां से शुरुआत करो एकदम बेसिक से, उस बेसिक चीज को कहा जाता है लेटर। जैसे मेरे मुख से साउंड निकला क, और मैंने कहा क लिखो। तो क लिखने के लिए जैसे आप पेन या पेंसिल उठाओगे, कुछ इस तरह से आप तैयार करोगे रूपरेखा। तो इसी रूपरेखा को मेरे भाई कहा जाएगा लेटर। मैंने कहा कागज लिखो, तो कागज लिखने के लिए आप शुरुआत करोगे क से ही। ठीक है? तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए जहां से आप शुरुआत करते हो, उसी शुरुआती पॉइंट को कहा जाता है मेरे भाई लेटर। तो लेटर को कह सकते हो कि ये, अच्छा एबीसीडी पे भी ले लो, मैंने कहा लिखो सी, तो सी को लिखने के लिए कुछ इस तरह से आप सिंबल दोगे। ठीक है? मैंने कहा कि आप लिखो, आप ये लिख दो मेरे भाई इलेक्शन, तो इलेक्शन लिखने के लिए आप ई से शुरुआत करोगे। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत जहां से होती है, जो बेसिक पॉइंट होता है मेरे भाई, उसको कहा जाता है लेटर। तो लेटर के लिए आप एक बात बोल सकते हो कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कि भाषा की शुरुआत कर रहे हो, तो भाषा की शुरुआत जिस बेसिक पॉइंट से हो रही है, उसी बेसिक पॉइंट को मेरे भाई इंग्लिश में कहा जाता है लेटर, हिंदी में कहा जाता है अक्षर। ठीक है? अक्षर कहो या फिर वर्ण कह लो। तो लेटर क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है मेरे भाई। और ये क्या करता है? तो जो साउंड हमारे मुख से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो साउंड हम अपने मुख से निकालते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करने वाला ये सिंबल होता है। परिभाषा देखो, ध्यान से समझना है कि लेटर क्या है मेरे दोस्त। तो देखो,
लेटर एक सिंबल है, सिंबल मतलब एक सांकेतिक चिन्ह है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर हमें एजुकेशन लिखना होगा तो एजुकेशन कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, EDUCATION। ठीक है मेरे भाई, एजुकेशन के स्पेलिंग मैंने कुछ इस तरह से लिखा। और जैसे आपने साउंड सुना ए, तो ए के लिए आपने ये सिंबल दिया, जू, जू के लिए आप डी और यू सिंबल दिए। तो जो आपके मुख से साउंड निकल रहा है उसके लिए आप कुछ ना कुछ सिंबल लिख रहे हो, कुछ ना कुछ सांकेतिक चिन्ह लिख रहे हो। इसी सांकेतिक चिन्ह को कहा जाता है लेटर। अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। ये लेटर क्या है? एक सिंबल है। ये ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है साउंड को, साउंड को बताता है। किस साउंड को बताता है? जिसको, दैट, जिसको वी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब निकालना, जिसको हम बात करने के दौरान अपने मुख से निकालते हैं, अपने स्पीच में यूज करते हैं। तो अपनी स्पीच में हम जिस साउंड का यूज करते हैं उस साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रस्तुत करने वाला जो सिंबल होता है उसी सिंबल को कहा जाता है लेटर। और लेटर को आप कह सकते हैं इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है भाषा की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विद्वान यहाँ पे मीनिंगफुल और मीनिंगलेस के लफड़े में पढ़ाएंगे, उतना नहीं पढ़ना है आपको, दिमाग हिलने लगेगा, हैंग करने लगेगा। बस इतना समझ लो कि भाषा बोलने के लिए, लिखने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं लेटर से, इसलिए लेटर को स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है मेरे भाई, देखो ऐसे कितने तरह के सिंबल्स है, ऐसे कितने तरह के लेटर्स इंग्लिश में, तो आप पहले से याद किए हो। फिर भी मैंने शुरू में आपको कहा था बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, तो मैं ये मान के चलो एकदम बच्चे हो आप, आपको कुछ नहीं पता है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है मेरे भाई, तो इंग्लिश में ये 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश में है 26 लेटर्स। याद रखना है कि इंग्लिश में लेटर्स कितने मेरे भाई 26, 26। और आपको पता ही है 26 है, ABCDEFGH, डॉट डॉट करके जेड पे चले जाना। देखो यहाँ पे इन लेटर्स को रिटेन फॉर्म में लिखने के ढंग के आधार पे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक को कहा गया स्मॉल लेटर और एक को कहा गया कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर मतलब छोटा अक्षर। और आपको पता है, नहीं पता है तो सीखते जाओ। यहाँ पे लेटर को लिखने के ढंग के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ। ये 26 हो जाएंगे मेरे भाई। इन 26 लेटर को आप छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से ABC डॉट 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 करके यहाँ पे XYZ कर लेना, ये भी होंगे 26। तो लेटर को इंग्लिश में लिखने का दो ढंग होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ये जो कैपिटल लेटर होता है इसका ऑदर भी नेम है, अन्य भी नाम है, जिसका कैपिटल लेटर कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ पे ऑदर नेम ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर को लिखने का, सॉरी, दूसरा भी नाम है कैपिटल लेटर का, इसको बोलते हैं लार्ज लेटर। कैपिटल लेटर को लार्ज लेटर ही बोलते हैं। कहीं कहीं आप एप्लीकेशन फिल करते होंगे, फॉर्म कहीं पे भरते होंगे, तो वहां पे आपको या तो लार्ज लेटर दिखाई देगा या तो अपर केस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी आप कोई अकाउंट वगैरह बनाते हो, पासवर्ड वगैरह बनाते हो, ईमेल वगैरह बनाते हो, तो वहां पे आपसे कहा जाता है कि आप एक अपर केस रखिए, एक लोअर केस रखिए, बीच में कुछ आप सिंबल्स का भी इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो वहां पे इस टर्म का यूज होता है, ध्यान रखेंगे। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में आपको लिखना है। इसको मजिस्क्यूल भी बोलते हैं, मजिस्क्यूल। ठीक है, इसको मजिस्क्यूल भी बोलते हैं कैपिटल लेटर को। इसके बाद आ जाता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को मेरे भाई एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है लोअर केस, और इसको माइनस्क्यूल भी बोलते हैं, माइनस्क्यूल। इसको मजिस्क्यूल और इसको बोलते हैं माइनस्क्यूल। तो याद रखिएगा, ये अलग अलग नाम हो गए कैपिटल लेटर के और स्मॉल लेटर के। अब आपको पता है कि जब आपको सिखाया जा रहा होगा ABCD, तो आप में से बहुत सारे जाने, मैं भी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि हमसे बराबर गलती हो जाती थी ABCD बोलने में। ABC के बाद कभी FG, या फिर ज़्यादा हम लोग गड़बड़ाते थे P वगैरह के बाद, KO के बाद, तो पिटाई पड़ती थी। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो गार्जियंस थे, हमें एक सिस्टम में लेटर को रखने सिखा रहे थे कि ABCD XYZ अंत में आएगा, बीच में सारे जो लेटर्स हैं उनका अपना अलग अलग अरेंजमेंट है। तो हमें अक्षरों को, लेटर्स को सजा सजा करके, क्रम में रख रख करके सिखाया गया था, और गलती होने पे पिटाई भी पड़ी थी। तो जब हम लेटर्स को एक क्रम में रखते, एक ऑर्डर में लिखते हैं, तो वहाँ पे जो उसका सिस्टम बनता है, वहाँ पे जो परिवार उसका बनता है, उस परिवार को कहा जाता है अल्फाबेट। यानी कि जब हम लेटर को आपस में मिला देते हैं, ऑर्डर वाइज रख करके स्थापित कर देते हैं, तो परिवार बन जाता है। ठीक है, 26 अक्षरों का परिवार बनता है, और उन अक्षरों के परिवार को, उन लेटर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है मेरे भाई? अरेंजमेंट होता है। ठीक है,
व्यवस्थित रूप होता है किसका? 26 लेटर्स का। तो 26 लेटर्स को मिला करके, अरेंज करके, सुव्यवस्थित करके जो नामकरण होता है, उस नामकरण को बोलते हैं अल्फाबेट। तो पहला पॉइंट कि ए अल्फाबेट नहीं है, ए लेटर है, अल्फाबेट का मेंबर है मेरे भाई, ठीक है। उसी प्रकार बी लेटर है, अल्फाबेट नहीं है। ए से लेकर के जेड तक को कहा जाएगा अल्फाबेट। इसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और उनका ये फैमिली होता है अल्फाबेट। अब साउंड के आधार पे अल्फाबेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक को कहा जाता है वोवेल, इसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है चाहे ब्रिटिश को अमेरिकन, इसको बोलते हैं वाउल। हमारे यहाँ जो इंडियन इंग्लिश है इसको बोलते हैं वोवेल। तो दोनों यूज में है, दोनों आप यूज कर सकते हो, वाउल या फिर वोवेल, ठीक है, वाउल या फिर वोवेल। ब्रिटिश स्पेलिंग और अमेरिकन स्पेलिंग दोनों है प्रोनाउंसिएशन वाउल, वाउल। हमारे जो इंडियन इंग्लिश है उसमें वोवेल, दोनों में से जो इच्छा करे आप यूज करो। उसके बाद है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो एक है वाउल और एक है कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये साउंड के आधार पे अल्फाबेट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अब वाउल क्या है देखो, जैसे कि आपने लेटर के बारे में जाना कि लेटर क्या है, जब भी हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसका सिंबल होता है लेटर। तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकली हुई जो ध्वनि है, जो साउंड है, बिना रोक टोक के बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने कहा अपना माउथ आप ओपन करो और ओपन करके बोलो ए, ए बोल सकते हो। मैंने कहा ई बोल सकते हो, मैंने कहा आई बोल सकते हो, मैंने कहा ओ बोल सकते हो, मैंने कहा यू बोल सकते हो। तो मैंने कहा ए ई आई यू, ठीक है। तो 5 लेटर का मैंने जिक्र किया और पांचों का उच्चारण आप बिना किसी रोक टोक के, यानी कि मुख के कोई भी अंग, होठ, जीभ, दांत, आपके इन 5 लेटर का उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया। तो एक ये ध्वनि हो गया, ठीक है, एक ऐसे साउंड निकले। और दूसरा मैं कहता हूं कि आप ए के बाद जो लेटर बी आता है उसका उच्चारण मुंह खोल के करो। बी, बी मुंह खोल करके नहीं बोल सकते हो, आपके होठ होठ से टच होंगे ही होंगे। उसी प्रकार मैं कहता हूं सी, ही नहीं बोल पाओगे। आपका जो जीभ है ऊपर जाके तलवे में आपके या फिर मूर्धा में टच होगा ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लेटर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण दो ढंग से होता है। एक ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके उच्चारण में मुख का कोई भी अंग किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं करता, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके मुख के कुछ अंश उनके उनको बाहर निकलने में अवरुद्ध पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो इस आधार पर लेटर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक को कहा गया वाउल और एक को कहा गया कॉन्सोनेंट। वाउल क्या है? तो ऐसे लेटर्स हैं जिनके मुख से बाहर निकलने में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। अ साउंड, वाउल क्या है? एक साउंड होता है विच इज आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट मतलब होता है एक्सप्रेस करना, बाहर निकालना, बोलना, विदाउट एनी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब था रोक टोक, घर्षण। तो वाउल ऐसे साउंड होते हैं जिनको मुख से बाहर निकालने में किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता, घर्षण, या फिर आप इसको बोल सकते हो रोक टोक। यानी कि ऐसे साउंड जो बिना किसी रोक टोक के मुख से बाहर निकलते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाएगा वाउल। और ये वाउल 5 है, लेटर में है 5 मेरे दोस्त। कौन कौन से? तो आप ये देखो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। याद रखना आगे बहुत बार आने वाला है वाउल, वाउल, वाउल। तो जब भी मैं वाउल बोलूं इन 5 लेटर्स को आप अपने मन में याद रखना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। चलो ठीक है, ये कितने? 5। क्योंकि 26 लेटर्स थे, 5 हमने वाउल में निकाला, तो बाकी के जो बच्चे वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो ऐसे लेटर्स के साउंड्स होते हैं जो बिना जो फ्रिक्शन के साथ मुख से बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने कहा था बी सी डी एफ, ये बोलोगे तो मुख का कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई अवयव रोक करके इनको बाहर निकालेगा। तो ऐसे लेटर्स, ऐसे साउंड्स जो रोक टोक से बाहर निकलते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। लिखा है यहाँ पे अ साउंड। कॉन्सोनेंट क्या होता है? साउंड होता है विच इज आर्टिकुलेटेड, जिसको बोला जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है विद फ्रिक्शन, घर्षण के साथ, रोक टोक के साथ। यानी कि ऐसे साउंड जो रोक टोक के साथ उच्चारित होते हैं, हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। आर्टिकुलेट मतलब बाहर निकलना या फिर उच्चारण करना, अभिव्यक्त करना, उनको कहा जाता है मेरे भाई कॉन्सोनेंट। और ये इंग्लिश में है 21, जैसे कि 26 लेटर्स थे, 26 लेटर्स, और इसमें से आपने माइनस कर दिया 5 वाउल्स को, 5 वाउल्स को, तो जो बचे हुए हैं 21 ये आपके हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है मेरे भाई, तो जो बच गए 21 ये हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन कौन से है, तो ए ई आई ओ यू को निकाल दीजिए, तो बी सी डी और यहाँ पे डॉट डॉट करके एक्स वाई जेड। इस डॉट डॉट में ए ई आई ओ यू को नहीं रखना है। तो उम्मीद है यहाँ तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए इन चीज़ों को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा टाइम देख लूँ, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के चलना है। आज जितना आपको चाहिए उतना ही मिलेगा।
चलिए थोड़ा देर और पढ़ाऊंगा आपको, 5-6 मिनट। अब कुछ चीजों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, आप जवाब दीजिएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैंने लेटर का एक ग्रुप तैयार किया, मैंने यहाँ पे लिखा EAR, और मैं कहता हूं कि आप इसका उच्चारण करिए। जब कहिएगा ईयर, ध्यान से सुनो, आप इसको कहिएगा ईयर, ठीक है। यहाँ पे ई का आपने उच्चारण कुछ इस तरह से किया, ईयर। फिर मैंने यहाँ पे कहा आप ये काम करो, ELBOW, एल्बो, आप इसका उच्चारण करो। तो आप कहोगे गुरुजी ये लिखा एल्बो, एल्बो। यहाँ पे ई एक लेटर था, देखो मेरे भाई, यहाँ पे ई था एक लेटर, यहाँ भी ई है लेटर, लेकिन यहाँ पे जो ई है इसका उच्चारण अलग है, यहाँ पे जो ई है इसका उच्चारण, इसका साउंड अलग है। अच्छा फिर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं आई, अब कहता हूं इसका उच्चारण करो, तो आप कहोगे आई लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया गुरुजी, लेटर तो यही था लेकिन इसका साउंड हम लोग यहाँ पे आ निकाल रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। अब मैंने कहा कि आप इसका उच्चारण करो, तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे लिखा तो था ई, लेकिन इसका जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो अलग ही आ गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि वाउल की संख्या 5 तो है लेकिन वो लेटर में है। अगर आप वाउल का उच्चारण करते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे ये जो वाउल्स है इनकी संख्या बढ़ती है, और बढ़ करके हो जाती है 20, हो जाती है 20। जैसे यहाँ पे देखो लेटर एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। यहाँ पे ई का साउंड है य, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, यहाँ पे आ, ठीक है। अच्छा आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि गुरुजी कहाँ करेंगे ई, कहाँ करेंगे आ, कहाँ करेंगे ए? तो जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि देखो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश कई लैंग्वेज से मिलकर के बना हुआ है। तो चूंकि कई लैंग्वेज मिले हुए तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो नियम पद्धति होगी, उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे, उनके जो रूल्स होंगे, वो उन भाषा के शब्दों के साथ ही इंग्लिश में आए होंगे। तो यहाँ पे अगर ये सीखने के चक्कर में रहोगे कि ई का उच्चारण कहाँ पे य करे व करे, तो आपको कई लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि कई लैंग्वेज के वर्ड्स आए हैं। तो ये प्रैक्टिस में जो है उसको प्रैक्टिस करना है, व्यवहार में जो आ गए हैं वो बोल करके, सुन करके सीखना पड़ेगा। रूल के चक्कर में पड़ोगे हो नहीं पड़ेगा, फोनेटिक पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी आपकी। बोलने से, सुनने से हो जाता है, ठीक है। तो ई या ऊ के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, लेकिन जहां जहां आवश्यकता होगी, जो स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट हैं, प्रोनाउंसिएशन के, मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन मेनली जो चीज है वो इसी पे आधारित है कि इसमें मिक्सचर है लैंग्वेज के, तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन इनके साथ ही आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई कि जो वावल्स होते हैं ये लेटर में 5 है, कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे देखो, ये जो वावल्स है ये लेटर में 5 है मेरे भाई। लेकिन अगर आप साउंड की बात करते हो तो साउंड के आधार पे इनको 20 हिस्सों में बांट दिया गया। तो वावल साउंड के आधार पे 20 है और लेटर के आधार पे 5 है। लेटर में ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई। अब आ जाओ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम लोग समझ चुके हैं कि ऐसे कॉन्सोनेंट्स ऐसे साउंड होते हैं जिनके उच्चारण में जो ध्वनियां होती है वो किसी न किसी रोक टोक के साथ बाहर निकलती हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ CAR, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CELL, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CIAO, और मैं कहता हूँ कि आप इसका उच्चारण करो, तब बड़े ही प्यार के साथ कहोगे गुरुजी ये लिखा हुआ है कार। यहाँ पे कहोगे कि साहब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, और यहाँ पे कहोगे मेरे भाई, अगर आप जानते होगे तो, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, मनी हाइस्ट का सॉन्ग है, ठीक है। चाओ नहीं सुनोगे तो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं चाओ, इसको बोलते हैं चाओ। कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी लीजिएगा तो ये वर्ड आपको बेधड़ मतलब बेधड़क मिल जाएगा, बेधड़क दिखाई दे देगा। इस चाओ का मतलब होता है गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। इनफॉर्मल यूज में इसका मतलब हेलो भी होता है, बहुत कम यूज होता है हेलो करते में इसका। तो चाओ का मतलब हेलो भी होता है, चाय का मतलब गुड बाय, चाओ का मतलब गुड बाय भी होता है मेरे भाई। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि सी जो कि हमने कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में पढ़ा हुआ था, यहाँ पे सी का जो साउंड आ रहा है क आ रहा है,
यहाँ पे जो सी का साउंड है मेरे भाई, ये आ रहा है स, और यहाँ पे जो सी का साउंड है वो आ रहा है च। तो कहने का मतलब गुरुजी कॉन्सोनेंट तो आपने बता दिया 21 कि साउंड के आधार पे भी 21 है, तो जवाब आपके सामने है। जब लेटर एक अलग अलग साउंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लेटर की अपेक्षा साउंड की संख्या अधिक होगी। मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई गैंगस्टर, गैंगस्टर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, मैंने यहीं पे आपके लिए लिखा जी, कैसे हटाऊं भाई, GORGEOUS। देखो यहाँ पे मैंने लिखा गैंगस्टर और यहाँ पे मैंने लिखा गॉर्जियस, गॉर्जियस। समझने की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे इसका साउंड निकाल रहे हो, अगर यहाँ पे साउंड निकाल रहे हो तो है गैंगस्टर, ग साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है ग। यहाँ पे लिख रहे हैं गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब बेहद खूबसूरत होता है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल को बोलते हैं गॉर्जियस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी का साउंड ग आ रहा है, लेकिन इसी में लिखा है जी, जिसका साउंड आ रहा है ज, गॉर्जियस। तो कहने का मतलब जी एक कॉन्सोनेंट का लेटर है, कभी ये ग का साउंड दे रहा है तो कभी ये ज का साउंड, यानी कि ये समझ में आया कि गुरु जी जो कॉन्सोनेंट होता है लेटर और साउंड के आधार पे अलग अलग होंगे। सही पकड़ा है आपने। जो कॉन्सोनेंट होते हैं मेरे भाई, ये लेटर में है 21 और साउंड में है 24। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, आर्टिकल पढ़ेगा तो इसकी बहुत आवश्यकता वहां पे आपके समझ में आने वाली है। ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं लेटर के आधार पे 21 और साउंड के आधार पे 24 याद रखना है। तो टोटल अगर लेटर्स की बात करते हैं, ध्यान सुनो, अगर हम टोटल लेटर्स की बात करते हैं, टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स, तो ये 26 होंगे लेटर के आधार पे, जो अल्फाबेट के मेंबर्स है 26, और साउंड के आधार पे ये 44 हो जाते हैं, 44 साउंड्स। इंग्लिश में जो लेटर है वो संख्या के आधार पर 26 और साउंड के आधार पर 44 हो जाते हैं, जिसमें आपके जो वाउल्स होते हैं लेटर में 5 होते हैं और साउंड में 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं लेटर में 21 होते हैं और साउंड के आधार पर होते हैं 24। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए अब दो लेटर बच जाते हैं W और Y। W और Y इनको कहा जाता है या तो सेमी वोवेल या तो सेमी कॉन्सोनेंट, या तो सेमी वोवेल होते हैं या फिर सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं। अब समझो इसके पीछे का खेल क्या है। जैसे हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोल करके आगे बढ़े हैं, अन्य भाषाओं को सीखे हैं, अन्य सब्जेक्ट सीखे हैं, तो हिंदी हमारी अपनी भाषा है। तो हिंदी के आधार पर थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमने हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः याद किया हुआ है, वो जो साउंड होते हैं वो वाउल साउंड होते हैं। फिर से सुन लो, जो अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अ होते हैं ये वाउल साउंड। और जो क ख ग घ हमने याद किया, क ख ग घ छ छ ज झ य, नहीं अंगा मैंने छोड़ दिया उधर, ये याद रखना आपने। तो इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, क ख ग कॉन्सोनेंट साउंड, अ आ इ ई वाउल साउंड। तो ऐसे साउंड जो ओ आई, इंग्लिश के ऐसे लेटर जो ओ आई का साउंड देते हैं उनको बोलते हैं वाउल साउंड, और जो क ख ग का साउंड देते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसके आधार पे अगर मैं दो वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, वर्ड नहीं माफ करोगे, दो लेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्ड ही लिखना है लेटर के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा WOW, अगर आप इसका उच्चारण करोगे तो बोलोगे वाओ, वाओ, ठीक है। फिर मैंने आपके लिए लिखा यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। अगर मैं कहता हूं कि आप इन वर्ड्स में आए W और Y के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इनके साउंड पे आप ध्यान दीजिए। चलो, तो आप कहोगे गुरुजी आपने लिखा वाओ, यहाँ पे जो W है इसका साउंड है व का, और वो क ख ग कैटेगरी में आता है। और मैंने कहा था जो क ख ग हिंदी में उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि यहाँ पे जो W है वो कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है। लेकिन इसी वर्ड का जो अंतिम लेटर W है इसका उच्चारण आपने ऊ किया हुआ है, और ऊ ओ आ ई के कैटेगरी में आता है। और मैंने कहा था कि ओ आई के जो कैटेगरी में आता है उसको बोलते हैं वाउल, उसको बोलते हैं वाउल। यानी कि W ऐसा लेटर है जो कभी कॉन्सोनेंट का साउंड करे कभी वाउल का। जैसे हम लोग में एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं और एक बीच वाले होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है।
उनमें मेल फीमेल दोनों के लक्षण होते हैं। दोनों के लक्षण होते हैं तो उनको पुरुष भी कहा जाता है, अर्धपुरुष और अर्धनारी भी कहा जाता है। उसी प्रकार ये जो डब्लू है, इसके अंदर कॉन्सोनेंट का भी गुण है और इसके अंदर वॉवेल का भी गुण है, इसलिए इसको कहा जाएगा सेमी। सेमी मतलब अर्ध, ये आधा वॉवेल है या फिर आधा कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार यस्टरडे को देखो, यहाँ पे देखो यस्टरडे, आप साउंड निकाले हो तो य आया है, ठीक है। यहाँ पे वाई का जो साउंड है य, और यह कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में है। फिर अंतिम वाले वाई को देख रहे हो तो ए आया है, यहाँ पे इसका साउंड ऊपर जो ए की मात्रा है उसको ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए, और ए आपको पता है कि ये वाई में का है, तो ये हो गया वोवेल। यानी कि वाई ऐसा लेटर है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों के गुण हैं, तो इसको कहा जाएगा सेमी वोवेल या फिर सेमी कॉन्सोनेंट। उम्मीद है आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपके समझ आई होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि जो वोवेल है लेटर में 5 हैं और साउंड में 20 हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है लेटर में 21 है और साउंड में 24 है। तो ये जो साउंड है आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेंगे, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उसके बगल में। तो किस तरह के साउंड है जो हमें बताते हैं कि वर्ड का कैसे उच्चारण करना है, लेटर को कैसे उच्चारित करना है, वो देख लीजिए। ये जो साउंड है यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे लिखा होगा वोवेल। यहाँ पे मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स के चक्कर में आप नहीं पढ़िएगा, ये बाद में आगे क्लास में जब फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैं वोवेल्स, अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 वोवेल्स हैं साउंड के आधार पे। अगर आप कोई डिक्शनरी निकालते हो उसमें वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो तो वर्ड के बगल में उनके प्रोनाउंसिएशन भी लिखे होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ इस तरह के सिंबल मिलेंगे आपको देखने को। तो 20 सिंबल्स होते हैं वोवेल्स के। इसके बाद आ जाता है कॉन्सोनेंट्स, ये 24 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। ये 24 आपके हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मोनोफोन्स का संबंध आपके उच्चारण से होता है, जैसे वोवेल की बात की, जब वोवेल के तो ऐसे लेटर जिसका उच्चारण आप जीभ को एक जगह पे रख के कर सकते हो, जीभ को बिना हिलाए, मतलब साउंड को, जब वोवेल साउंड को आप जीभ को एक ही जगह पे स्थिर रख करके उच्चारित कर सकते हो तो उसको कहा जाता है मोनोप्थोंग्स। ये सारे मोनोप्थोंग्स हो जाते हैं। और अगर आप किसी वर्ड का या फिर लेटर का उच्चारण करने में जीभ के स्थान में हेर फेर करते हो, उसके जगह को बदलते हो, तो ऐसे उच्चारित होने वाले लेटर्स कहलाते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स जैसे यहाँ पे देखो, शिप, शी, एक जगह पे जीभ है, यहाँ पे है शिप, गुड, गुड एक जगह पे जीभ है, लेकिन यहाँ पे देखो हेयर, हेयर, जीभ, हेयर, हेयर, जीभ का जगह बदलेगा, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है डिप्थोंग्स। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि मैं जितनी भी छोटी छोटी मैंने बातें बताई हैं आपके समझ में आई होंगी। करना है क्या आपको कि इनका प्रैक्टिस करना है। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, लेटर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल क्या होता है, रिटेन क्या होता है, सिंबॉलिक क्या होता है, ठीक है। इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में आप सबसे। सभी लोग अपने ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।